Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be 16th lecture from unit 1, that is computer systems of computer science first year, and the topic we are going to cover in this lecture is the continuation of the phases of STLC part 2. This is going to be part 2. Continuation इसलिए because हम currently जो पढ़ रहे हैं that is the topic phases of STLC. कुछ phases cover कर चुके हैं. आज जो है वो हम एक और फेज ऑफ STLC है वो कवर करेंगे. द टॉपिक नंबर आर इंडेक्स नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक इज़ 1.4.1. कभी आज तक मैंने अपना वीडियो लेक्चर कभी किसी को डेडिकेट नहीं किया, बट दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेशल डेडिकेशन टू 2 स्टूडेंट्स. The one is Alicia, the other is mentioned in the screenshot. I wasn't feeling well. I couldn't record and upload any video lecture, but because of these 2 students I am recording this lecture. So it's a special dedication to these 2 students. Beta work hard. आपके अभी एडमिशन्स नहीं हुए होंगे फर्स्ट ईयर में, बट आई सजेस्ट कि कॉलेज में जाने से पहले एटलीस्ट आप लोग अपना फर्स्ट चैप्टर उसको अच्छी तरह से याद भी कर लें, प्रिपेयर भी कर लें, एंड उसको अच्छी तरह से समझ भी लें. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू गाइज, एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट करें. ठीक है, ये मैं सिंपल ये नहीं कह रही कंप्यूटर साइंस का. इट्स इक्वली एप्लीकेबल टू मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वट एवर योर सब्जेक्ट इज़. सो फेजेस ऑफ STLC में हम कवर कर चुके थे DP, that was defining phase and the planning phase. In this lecture we will cover the feasibility study phase, and here comes the agenda of the lecture. Page number 21 and 22 falls under the agenda of today's lecture. And one more thing, this topic is going to be very important. Being a teacher, मैं अपने स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर देती हूँ, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट हो, चाहे वो MCQs हो, किसी तरह से भी जो है इस टॉपिक को ज़रूर कवर किया जाता है. एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी करके प्रेजेंट करूं, एंड आप लोग एडमिट करेंगे कि वाकई में मैंने अपनी एफ़र्ट पुट की है और आप लोगों को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है ये समझाने की पूरी कोशिश की. आपकी बुक में जिस तरह से थियोरेटिकल लिखा हुआ है, आई विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह. Okay, so let's get started. First of all, the phase is feasibility study phase. So हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि वर्ड feasibility का मीनिंग क्या है. ठीक है, तो feasibility means the possibility to do something, किसी भी चीज़ की possibility. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं इज़ इट feasible for you to visit me. ठीक है, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल है कि आप मुझे विज़िट कर लें. तो feasibility का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, इट्स टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी. एंड जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमने कोई भी उससे रिलेटेड feasibility हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ईदर उस सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की feasibility है या नहीं उसको डेवलप करने की उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम की feasibility भी है या नहीं. ठीक है, अब ईदर feasibility है या नहीं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Okay, here first of all we have to understand that what is basically the feasibility study phase. So in STLC, because we are studying the topic STLC, that is software development life cycle. So in STLC, feasibility study phase is one of the very essential aspect of number 1 project planning, number 2 decision making.
ठीक है। देखिए, जब भी आपने कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। एंड ज़ाहिर बात है, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं सो बहुत से पॉइंट्स पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो डिसीजन मेकिंग के दौरान और प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान आपको जो फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ है, इट विल हेल्प यू अलॉट। कैसे कैसे आपको हेल्प आउट करेगी, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, द सेकेंड थिंग इज इट डिटर्मिन्स द वाइबिलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेवलपिंग अ प्रपोज्ड सिस्टम आर सॉफ्टवेयर। अब फिजिबिलिटी स्टडी जो है, फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ जो है या फिजिबिलिटी फेज़ जो है, वो आपको ये बताती है, वो ये डिटर्मिन करती है कि ईदर उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन एंड डेवलप करना वाइबल भी है या नहीं। मीन्स उसकी वाइबिलिटी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू ग्रो, द एबिलिटी टू डेवलप, ठीक है, कि फ़र्दर वो उस सिस्टम की जो है, उस सॉफ्टवेयर की है, वो फर्दर क्या ग्रोथ है, ठीक है, या वो हमारे किस तरह से जो है वो यूज़फुली जो है वो हमारे फर्दर काम आ सकता है। प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेवलपिंग मींस उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। जो आपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रपोज किया है, उसको अगर डिज़ाइन किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, तो प्रैक्टिकली क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसकी, ठीक है। एंड अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ feasibility phase. So feasibility is basically the analysis and evaluation of a proposed system to determine following feasibilities within the cost and time. And this is very important कि आपने cost and time की डोमेन के अंदर अंदर रहना है, ठीक है, within the cost and domain within the cost domain and within the time range. किन किन चीज़ों की फिजिबिलिटी हम यहाँ पे जो है वो कंसीडर करेंगे। द फर्स्ट वन, टेक्निकली जो है उसकी वो फिजिबल है या नहीं। द सेकेंड इज़ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं वो प्रोजेक्ट या वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिज़ाइन करना। द थर्ड वन इज़ लीगली वो फिजिबल है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज़ कि ऑपरेशनली जो है वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना फिजिबल है या नहीं, ठीक है। सो मूविंग नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। अभी जो एंड में मैंने आपको पॉइंट्स बनाए हैं, उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके, थोड़ा सा कलरफुल करके बता दिया है। आई अगैन रिमाइंड यू गाइज दैट these types of feasible study is very important topic. ये आप लोगों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप बेशक अभी जो है वो मेमोराइज कर लो। तो यहाँ पे तो सिंपल उन्होंने यही बताया कि वी डू हैव लाइक different types. For example, we have technical feasibility, we have to check technical feasibility, operational feasibility, economical feasibility, legal and schedule feasibility. अच्छा, this word is basically the schedule. बहुत से टीचर्स जो हैं वो इसको शेड्यूल भी प्रोनाउंस करते हैं, बट you guys confirm its pronunciation on Google, so I pronounce this as schedule. So let's jump to the details of the types of feasibility study. फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये देखेंगे कि हमारे पास नेसेसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। नेसेसरी टेक्नोलॉजी में मतलब ये दोनों इंक्लूड होते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। पॉइंट्स में डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, द सेकेंड वन इज़ आपके पास नेसेसरी टूल्स होने चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड द नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए टू डिज़ाइन एंड डेवलप दैट प्रपोज्ड सिस्टम आर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है वो तो हम लास्ट में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत एक इजी एग्जांपल दूँ। अभी पाकिस्तान में ऊबर, इनड्राइव एंड अब तो जैंगो भी जो है फंक्शनल है, ठीक है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट 15 to 20 years बैक, तो उस केस में अगर मैं ये कहूँ कि वाई इनड्राइव, वाई ऊबर, वाई दीज ऑनलाइन कैब फैसिलिटीज़ वर नॉट
feasible at that time? ठीक है, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आना चाहिए ना कि अभी तो ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, वाई नॉट? अगर उस टाइम अगर हम ये लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में, तो क्या ये ठीक होता या नहीं? क्या ये फ्लरिश कर पाता ये सॉफ्टवेयर या नहीं? तो सो द आंसर इज़ नो. वाई? बिकॉज आप अगर 15 to 20 years बैक चले जाएं, तो वी वर हैविंग टेक्निकल लिमिटेशंस. किस तरह से? हमारे पास नेसेसरी टेक्नोलॉजी नहीं थी. ठीक है, अगर आप उस टाइम पे अगर कोई कैब फैसिलिटी, कैब सॉफ्टवेयर, जिस तरह से इन ड्राइव है, जिस तरह से जैंगो है, जिस तरह से ऊबर है, अगर इनके रेप्लिकाज अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल. एंड दैट्स फंक्शनल. ठीक है, दैट विल फ्लरिश. बट ऑल्दो वो एक एस्पेक्ट अलग है कि कंपैटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादा हैं, सो यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द मार्केटिंग, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, फॉर द डेवलपमेंट एट्सेट्रा. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि 15 से 20 साल पहले की. तो 15 से 20 साल पहले क्या था? हार्डवेयर की लिमिटेशन थी. हार्डवेयर की लिमिटेशन कैसे थी? देखिए, आज एक हॉकर के पास, एक सिंपल वेजिटेबल सेलर के पास, इवन ऑटो वाले के पास भी स्मार्टफोन है. बट तब स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा नहीं थे. तब क्या था? मोस्टली जो है वो PTCL लैंडलाइन जो है वो यूज़ होती थी. ठीक है, अगर हम 20 से 25 साल की बात करें. एंड उस टाइम आप ये देखें कि इंटरनेट भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया था. 3G 4G नहीं थे उस टाइम. तो उस टाइम ऊबर जो है वो बाकी कंट्रीज़ में तो फ्लरिश कर रही थी. ठीक है, अब्रॉड में इट वाज फंक्शनल, इट वाज वर्किंग. बट इन पाकिस्तान इट वाज टेक्निकली नॉट feasible. वाई? बिकॉज ना तो स्मार्टफोन्स थे, ना ही इंटरनेट था, तो पॉसिबल ही नहीं था. बट आज जो है ऊबर इज़ वर्किंग एंड फंक्शनल इन पाकिस्तान. इन ड्राइव इज़ फंक्शनल in Pakistan. Why? Because everyone is having a smartphone. स्मार्टफोन के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंड लोगों के पास जो है वो अब 3G 4G 5G जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज. इसी तरह नेसेसरी टूल्स भी चाहिए होते हैं, कुछ टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. ठीक है, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है. टेक्निकल स्किल्स इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज. ओके, moving next, we are having another type of feasibility study, that is financially feasibility. That is very very important कि आपने financially viability देखनी होती है कि आप जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली feasible है उसको डेवलप करना या नहीं. उसके लिए we have two attributes, we have 2 points, that's cost and benefit. So it's all about the game of cost and benefit. आपने cost and benefit के फॉर्मूला के थ्रू ये देखना है कि आप जो भी proposed सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, either that's financially feasible or not. To explain this, मैंने एक let's have an example. For example, there is a project, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या कोई भी सिस्टम है जिसको आप बनाने जा रहे हैं, जिसको आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट इज़ 40,000. ठीक है, उसको डेवलप करने में जो कॉस्ट आ रही है, देखिए ये कॉस्ट मैंने ऐसे ही यहाँ पे एस्टिमेटेड लिख ली है. इतने में सॉफ्टवेयर्स नॉर्मली नहीं बनते बिकॉज आपको डेवलपर की कॉस्ट अलग चाहिए होती है. इसी तरह डिज़ाइनर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, आपकी एक पूरी टीम होती है, मैनेजर्स, एंड यू डू हैव अ कंप्लीट टीम. आपने उस टीम को पे भी करना है, प्लस आपको हार्डवेयर कॉस्ट भी चाहिए होती है. सो डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, आप लोग डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. यहाँ पे सिंपल ये देख लेंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 40,000 फॉर एग्जांपल. एंड यू डू हैव 2 कस्टमर्स, कस्टमर A एंड कस्टमर B. ओके, अब कस्टमर A का जो बजट है जो कि वो आपको देगा, वो आपको ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको 46,000 देता हूँ, मुझे ये सॉफ्टवेयर आप डेवलप करके दें. ठीक है,
एंड जो कस्टमर बी है वो आपको कितना बजट दे रहा है 35,000 का। वो ये कह रहा है कि मेरा 35,000 का बजट है, आप मुझे ये डेवलप करके दें। अब आप देखें कि उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आपकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज़ 40,000, और जो आपको कस्टमर ए पे कर रहा है दैट इज़ 46,000। इसका मतलब है कि आपका जो बेनिफिट होगा दैट वुड बी 6,000 इन केस ऑफ कस्टमर ए, बट बी के केस में कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो आपको लॉस है 5,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर ए का जो प्रोजेक्ट है उसका जो ये जो डील है ये आप जो है इट मीन्स दैट इज़ फाइनेंशियली फीजिबल। तो ये जो है ये आपके लिए फाइनेंशियली फीजिबल होगा प्रोजेक्ट, और आप इस प्रोजेक्ट को ले लेंगे। कंपनीज बेसिकली यही एस्टिमेट लगाती हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो लिए जाते हैं एंड डेवलप किए जाते हैं। अब जो कस्टमर बी है उसका जो बजट था चूँकि वो लो था, तो इसका मतलब है कि ये कस्टमर बी के लिए जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे थे, जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे थे, वो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है फॉर द कंपनी आर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियली फीजिबिलिटी। लेट्स मूव नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फीजिबिलिटी दैट इज़ ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। अच्छा, अब ऑपरेशनल फीजिबिलिटी में बेसिकली होता यह है कि जो प्रपोज्ड सिस्टम होता है दैट शुड बी अलाइंड विद फर्स्ट वन ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड गोल्स एंड स्किल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से देखें जो प्रपोज्ड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कस्टमर आया, उसने कोई भी फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइन करानी है या उसने कोई भी एप्लीकेशन बनवानी है, एंड आप लोगों की कोई कंपनी है, आप लोग जो है वो डेवलपर्स हैं, आपने वो प्रोजेक्ट लेना है। अब कस्टमर जो है उसकी डिमांड ये है कि मुझे क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो एप्लीकेशन बनवानी है। देखें, आप लोग फर्दर जाएंगे ना, आप उसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे कि आजकल जो रिएक्ट नेटिव में है या फ्लटर में जो है वो आपकी एप्स जो हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं। मीन्स आप एंड्रॉयड की ऐप, iOS की ऐप जो है वो इन पैरेलल बना सकते हैं with the help of just a single programming language। बट आपकी जो कंपनी है उसमें ये है कि सिंपल क्या है, एंड्रॉयड का डेवलपर है, ठीक है, iOS का कोई डेवलपर ही नहीं है। ठीक है, अब जो आपका कस्टमर है उसकी तो ये डिमांड है कि मुझे दोनों ऐप्स चाहिए जो मेरी आईफोन डिवाइसेस पे भी रन हो और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी रन हो। बट नेटिव जो डेवलपर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं, जो गोल्स हैं, जो स्किल्स हैं जो आपकी कंपनी की हैं, दैट्स नॉट अलाइंड विद द प्रपोज्ड सिस्टम जो कि कस्टमर लेके आया है। या इसकी एक और बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये हो सकती है कि कोई वेबसाइट है, आपके यूज़र्स ने आपके डिज़ाइनर्स ने उस वेबसाइट को डिज़ाइन किया, बट वो डिज़ाइन जो है वो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया उस वेबसाइट का डिज़ाइन। ठीक है, तो अब इट मीन्स कि जो प्रपोज्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है दैट्स नॉट अलाइंड with the skills of that company which is going to be develop that system or software। ठीक है, तो इसका मतलब है जब यहाँ पे क्लैश आ जाता है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। क्लियर? तो ऑपरेशनल फीजिबिलिटी में आपने ये देखना होता है कि जो प्रपोज्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर है दैट शुड बी completely aligned with the operational processes, goals and scales of the organization or the company which are going to develop that system or software। Okay, clear enough? Moving next to the other type of feasibility that is the legal one। सो लीगल फीजिबिलिटी सबसे ईजी है, ये सबको याद हो जाती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपका प्रपोज्ड सिस्टम है
that should be aligned with the applicable laws, regulations and standards of that country जिसके लिए आप ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना सकते जिसमें कोई वायलेंस का एलिमेंट हो, बिकॉज बहुत सी कंट्रीज़ में वायलेंस इज़ बैन एंड स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स की वाइल्ड एनिमल के जो राइट्स प्रोटेक्शन वगैरह हैं उससे मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं डिज़ाइन कर सकते जो कि लीगल लॉज को, रेगुलेशंस को या स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा हो. ठीक है. So moving next, we are having the other type of feasibility, that is schedule feasibility. And this is very simple. Schedule feasibility में बस एक specified time आता है. ठीक है. And that's very simple. अब इसमें ये है कि for example project time आपको चाहिए 30 days में. ठीक है. And we have two customers, the customer A and the customer B. कस्टमर ए को जो कस्टमर ए ने जो आपको टाइम दिया वो ये टाइम दिया कि मुझे आप सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें 45 डेज़ में. ठीक है. और कस्टमर बी कह रहा है कि मुझे सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें 27 डेज़ में. ठीक है. अब आप ख़ुद देखें, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कहीं ऑर्डर प्लेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने केक का ऑर्डर प्लेस किया या आपने अपने कपड़े स्टिचेस कराने हैं उसके लिए ऑर्डर प्लेस किया. ठीक है. तो आप हमेशा एक टाइम लिमिट देते हैं ना कि मुझे इतने में चाहिए. और अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं सर या मैम इतने में नहीं हो सकता, तो आप जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है, अपना जो ऑर्डर है वो कहीं और जाके प्लेस कर देते हैं जहाँ पे आपको टाइमली वो मिल जाए. अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है दैट इज़ 30 डेज़. अब कस्टमर ए की डिमांड है कि मुझे 45 डेज़ में मिल जाना चाहिए. सो दैट्स फीजिबल. ठीक है. तो इस केस में फिजिबिलिटी है कि हाँ 45 डेज़ हैं, 30 डेज़ में आप इजीली बना के उसको डिलीवर कर देंगे. बट जो कस्टमर ये कह रहा है कि मुझे 27 डेज़ में चाहिए, तो दैट्स नॉट फीजिबल टू डेवलप आर डिज़ाइन दैट सिस्टम और सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो दैट्स नॉट फीजिबल. तो स्केड्यूल फीजिबिलिटी में आपने बेसिकली टाइम रेंज को कंसीडर करना होता है कि विद इन अ सर्टन टाइम रेंज आप उस प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट कर सकते हैं, सो एंड कंप्लीट करके डिलीवर कर सकते हैं, देन दैट्स feasible. Otherwise it's not feasible. So these are all the types of feasibilities. आपकी बुक में जो है वो टेक्निकल feasibility उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन की है. एंड उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ही दी है कि उसके लिए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या नहीं जो कि उसको सपोर्ट कर सके. एंड देन इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी एंड देन ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, लीगल एंड स्केड्यूल फीजिबिलिटी हाईलाइट मैंने कर दिए हैं. आपकी बुक से ही मैंने जो है वो पॉइंट्स पिक करके एंड उसको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. एंड आई होप ऑल दीज टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटीज़ आर वेरी क्लियर टू यू गाइज. ठीक है. अब जितनी मेहनत और एफर्ट से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोग सब जो है वो इसको अंडरस्टैंड तो कर चुके होंगे एंड आप लोगों ने इसको अब अच्छी तरह से मेमोराइज़ भी कर लेना है. ठीक है. अभी याद कर लेंगे, 2-3-4 दफ़ा और रिवाइज़ करेंगे, तो जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा प्रिपेयर हो चुका होगा. ओके. So this was all about our lecture for today, and we have covered the 3 phases of SDLC. The first one हम cover कर चुके हैं defining, then planning, and आज हमने अभी जो complete किया है that is the feasibility phase. इंशाल्लाह coming lectures में मैं बाकी भी थोड़ा speedily कवर करने की कोशिश करूँगी. एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप योर वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड in case of any contact, our contact number is mentioned, our email address is mentioned.
you guys may contact us. So stay tuned, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah.